सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में दिल्ली नगर निगम के चुनाव है। कल गुजरात को लेकर नतीजा आना है, कल हिमाचल प्रदेश को लेकर नतीजा आना है, कुछ राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के संदर्भ में जो उपचुनाव हुए उनके भी नतीजे आने हैं। उसे जानने में देश की दिलचस्पी है, लेकिन इसके साथ साथ देश की दिलचस्पी देश की राजधानी दिल्ली के स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणामों को लेकर भी थी। दिल्ली नगर निगम के लिए मतदान 4 दिसंबर को हुआ था और 4 दिसंबर के बाद आज मतगणना का दिन था। लोगों को यह जानने में दिलचस्पी थी कि एक दशक पहले भारत की राजनीति में अवतरित हुई नई राजनीतिक पार्टी अर्थात आम आदमी पार्टी क्या उसी प्रकार का कोई करिश्मा इस चुनाव में भी कर दिखाएगी जैसा उसने अपनी स्थापना के 1 साल के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कर दिखाया था। उसके बाद होने वाले लगातार दोनों विधानसभा चुनाव में भी उसने अप्रत्याशित जीत हासिल कर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। वो राजनीतिक पार्टी क्या पंजाब में जिस तरीके की सफलता हासिल की वैसी कोई सफलता दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनाव में भी हासिल करने में सफल रहेगी? जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी थी कि जिस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसी कद्दावर शख्सियत के द्वारा किया जा रहा है, उस शख्स के रहते हुए भी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत पाने में नाकाम रहने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय निकाय में अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 15 साल से दिल्ली नगर निगम पर भाजपा का कब्जा चला रहा था और इन सब के बीच में एक लगभग उत्तर मिले हुए सवाल को लेकर बात यह थी कि क्या देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी कुछ इज्जत बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? कुल मिलाकर इन तमाम सवालों के उत्तर आज मिल गए। शुरुआती रुझान में एक कश्मकश थी। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल ने तो इशारा किया था कि भाजपा का समय खत्म हो रहा है, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली नगर निगम में भी कब्जा करने जा रही है। पर एग्जिट पोल पूरी तरीके से सटीक साबित नहीं हुए। भाजपा सत्ता से अपदस्थ हो गई है, ये सच्चाई है, पर आम आदमी पार्टी ने कोई क्लीन स्वीप नहीं किया है। कांटे की लड़ाई रही और कांटे की लड़ाई में आम आदमी पार्टी देश का सबसे नया राजनीतिक दल जिसे कह सकते हैं, जिसकी अपने आप में कोई हैसियत है, उसने इस समय देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मात दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना तो अपना पुराना वोट बचा पाई, ना ही अपनी कोई इज्जत बचा पाने में सफल रही। हालत यह है कि 250 सीटें थी दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंतर्गत, अर्थात 250 वार्डों के लिए मुकाबला था। इस 250 में स्पष्ट बहुमत के लिए कुल जमा 126 सीटें चाहिए थी। आम आदमी पार्टी अर्थात अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सक्रिय राजनीतिक दल ने 134 वार्डों में जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 104 वार्डों पर जीत पाने में अपने आप को सफल कर पाई। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो वह कुल जमा दहाई तक पहुंचने में भी नाकाम रही। कुल जमा 9 वार्ड ऐसे रहे जहां पर कांग्रेस के प्रति मतदाताओं ने भरोसा जताया। अब इस हालात पर ही आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई आप कांग्रेस को खा रही है? क्या आम आदमी पार्टी भविष्य में वैसी ही राजनीतिक सफलताएं हासिल करने जा रही है जैसी अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने शने शने हासिल की थी? और अगर ये सफलताएं मिल रही हैं तो इसके मायने क्या हैं, कारण क्या है, बूझने की कोशिश करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पराजय से कोई सबक लेने की जरूरत है? क्या कांग्रेस के संदर्भ में अभी भी हम लोगों को कोई उम्मीद रखनी चाहिए? और आम आदमी पार्टी को लेकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए क्या कोई उम्मीद रखनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं जो राजनीति के इस दिलचस्प विषय पर हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे। लेकिन हम इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र नेपोलियन बोनापार्ट का दिया हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट जिसने करिश्माई जीत अपने जीवन में हासिल करके दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति के लिए जीत हमेशा संभव है जो हार मानने से इनकार करता है। नेपोलियन के द्वारा कही गई ये बात अपने आप में कई मौकों पर सही साबित हुई है। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में भी क्या इस बात को लागू माना जाना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद जब 2017 के नगर निगम चुनाव में हिस्सेदारी की थी तो जनता ने उसे निकाल दिया था। 2017 के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन बहुमत से कोसों दूर थी। उस समय 270 सीटें हुआ करती थी 3 नगर निगम को मिलाकर। उन 3 नगर निगम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 181 वार्डों में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार के चुनाव की जो दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी
181 के मुकाबले 104 सीटों पर है। हालांकि वो 270 से 250 भी हो गए हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के मुकाबले 2022 में अपने मतदाताओं का भरोसा कायम रखने में सफल रही है। जितने प्रतिशत वोट 2017 में मिले थे उससे थोड़ा ज्यादा वोट प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। हालांकि वह अपनी सीट नहीं बचा पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 17% ज्यादा मतदाताओं का समर्थन हासिल किया है। पिछली बार 25% के करीब मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। इस बार 42% से ज्यादा मतदाताओं ने आप पर भरोसा जताया है। वही कांग्रेस, तय बात है, आपने जो कुछ भी पाया कहीं ना कहीं कांग्रेस के हिस्से से पाया। तो कांग्रेस लगातार आपको मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील है या आप अपनी कोशिशों से कांग्रेस को कमजोर करती जा रही है? इसे ध्यान में रखते हुए चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमनदीप सिंह सूदन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ऋचा वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। नितेश चौरसिया जी भी हमारे साथ में हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ में हैं, जो अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए देश में ख्यात है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सीधे तौर पर नितेश चौरसिया जी से ही करते हैं, और नितेश जी से समझने के लिए हमारे पास 2 बातें हैं। पहली, बधाई के तौर पर एक आखिरकार नगर निगम पे भी आपका कब्जा हो गया, लेकिन कब्जा वैसा नहीं हुआ जैसा आपका दावा था या जैसे विधानसभा के संदर्भ में आपकी सफलता दिखती थी। 200 पार का दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी। इतनी सीटें मिली हैं आपको कि अभी भी भाजपा कह रही है जो भी मिल गया ठीक है, मेयर हमारा ही बनेगा। तो नितेश जी, थोड़ा रोशनी मिले। 134 सीटें होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी दोपहर में बोल रहे थे कोई बात नहीं, मेयर हमारा ही बनेगा। कितना डर रहे हैं आप इस बात से? तो इस पे भी प्रतिक्रिया दे दें। नहीं, खैर कौन क्या कह रहा है मैं इस पे नहीं जाऊंगा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरी मुख्य बात हम शुरुआत करते हैं कि देखिए, हार जीत, सीटें आना जाना, ये तो क्या लगा रहा है। जब पूर्ण बहुमत अगर आ गई तो मैं आपको एक चीज से स्पष्ट जरूर कर दूंगा कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतना ही ज्यादा कठोर और कठिन होता है और कितना कटिबद्ध होता है अपने पार्टी के प्रति, अपनी देश के प्रति और अपनी सेवा के प्रति। तो बीजेपी ये भूल जाए कि वो अपनी जो नीति उनकी आज तक चली आती है उस पर थोड़ा बहुत भी उस तरीके के रवैये करके और आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा कर पाएगी। तो मैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी जो मुख्य बात ये मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक साजिश जो 1 साल एमसीडी को डिले करा गया, एमसीडी के इलेक्शन को डिले करा गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, तीनों मेयर को एक कर देना, मिला के एक कर देना, जिससे कि बीजेपी अपने वोट शेयर में एक सेंध डाल सके, अपनी एक प्लानिंग के तहत अरविंद केजरीवाल जी की तरह एक सिमिलर चेहरा, एक सिमिलर पोस्ट क्रिएट कर सके और उसको कम्पिटिट कर सके। ये तमाम ऐसी इसके पीछे साजिशें चल रही थी। आप एक चीज देखेंगे, दिल्ली की जनता ने उन सभी साजिशों को नाकाम कर दिया। आज उसने पूर्ण बहुमत देके आम आदमी पार्टी को ये बता दिया कि 15 साल से बीजेपी की साजिशों का ये परिणाम है या उसे सत्ता से बाहर बेदखल कर दिया। और ये साजिशें क्यों हो रही थी? क्योंकि इनको एक बार चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को ये इस एमसीडी के सत्ता से दूर रखें, लेकिन बस जिसके साथ जनता हो भला उसका कौन बिगाड़ सकता है। भाई, हमारे साथ जनता है, हम हमेशा जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। अरे थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बात कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं। आपको विधानसभा में दिल्ली के कुल मतदाताओं में 53.57 की हिस्सेदारी मिली थी वोटों की शक्ल में। इस बार आपको मात्र 42% मतदाताओं ने वोट दिया, अर्थात 11% मतदाताओं का भरोसा आपने खो दिया। यह भी एक आंकड़ा है। आपने 3/4 से ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई, लगातार दूसरी बार। इस बार बामुश्किल आपको बहुमत मिला है। दावा आपका 200 पार के संदर्भ में था, ले देके 134 में पहुंचे। आपका यह आंकड़ा आपको कितना डरा रहा है पता नहीं, पर बाकी लोगों को बहुत डराता है, क्योंकि इतने महीन बहुमत को कब अल्पमत में तब्दील कर दिया जाए
ऐसे उदाहरण रहते हैं। इसमें प्रेम कुमार जी थोड़ा विस्तार से रोशनी देंगे। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या किया आप इतने कम समय में जिसके चलते मतदाता उस दबंगाई के साथ आपके साथ खड़े नहीं हुए जैसा विधानसभा के संदर्भ में खड़े होते थे? थोड़ा इसके संदर्भ में बताइए कि 15 साल को लेकर क्या रोना रोना। आप 2017 में चुनाव लड़े थे ना, लोगों ने भाजपा पर ही भरोसा जताया था और एक तरफा जताया था। तो इसलिए 15 साल की बात छोड़िए, 5 साल को लेकर बात करते हैं, पिछले 1 साल को लेकर बात करते हैं कि आखिर जनता वैसे साथ क्यों नहीं खड़ी हुई आम आदमी पार्टी के जैसे विधानसभा में खड़ी थी। थोड़ा इस पर बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, तो हमने अनुमान लगाया कि हमारी सीटों में 200 प्लस वोटिंग आने के पूरे चांसेस थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस आंकड़े को नहीं छू पाए, कहीं ना कहीं उस आंकड़े में हम नहीं आ पाए। लेकिन उसके कुछ 2-3 वजह है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखिए, जनता का रुझान हमारे प्रति कम नहीं हुआ, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जनता का प्यार आज भी वैसे ही बना हुआ है। मैं ऐसे कई सारे लिस्ट देख रहा था जिसमें कहीं 100 वोटों से, कहीं 150 वोटों से, ऐसे मतलब कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट हारे हैं, जिसके वजह से अगर मैं उस आंकड़े को वहां पर लेके जाऊं तो मैं कहीं ना कहीं 70-80 के आसपास देखता हूं। बहरहाल हार जीत तो एक वोट से ही हो जाए तो वो हार जीत ही काउंट होगी। दूसरी बात, देखिए, वोटिंग का कम होना कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक नुकसान की भी बात है। और एक छोटी पार्टी होने के नाते, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के नाते, हमारे जो मुख्य नेता जो दिल्ली से बाहर रहने की वजह से, कुछ शेड्यूल ऐसा बनने की वजह से, हम जनता के बीच में जो हमारी, जैसे हमारे स्टार कैंपेनर में मुख्य हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली में बहुत कम समय दे पाए क्योंकि गुजरात का इलेक्शन था, वहां की भी एक अपनी नीति थी, वहां के भी हमारे नेता थे, संजय सिंह जी थे, राघव चड्ढा जी थे, तमाम हमारे सीनियर लीडर जो है वो गुजरात में लगे हुए थे। और भाजपा अपने पूरे, क्योंकि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके सामने कहीं ना कहीं वो अपनी उस प्लानिंग में भी सफल रहे। तो हम थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज की वजह से भी हमारी दिक्कत हुई, जिसको हमने वोटों में तब्दील नहीं आप कर पाए। इसके कारण ही दिक्कत में रहे, या सत्येंद्र जैन जेल में थे तो वो प्रचार नहीं कर पाए, उनके इलाके की सारी सीटें आप हार गए। मनीष सिसोदिया जी शराब मसले को लेकर फेर में थे, उनके इलाके की सारी सीटें लगभग आप हार गए। तो ये भी तमाम कारण रहे कि आपके तमाम बड़े नेता दूसरे कामों में व्यस्त रहे, इसलिए नतीजा नहीं आया। झूठ का प्रोपेगेंडा बनाता है। देखिए, चार्जशीट में आई, चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, और हम बार बार कई चैनलों को कई बार हम पूछते हैं कि भाई इसका आरोप क्या है, आरोप आज तक साबित नहीं कर पाते हैं। तो क्या राजनीति है, या अपनी राजनीति की, देखिए, नवंबर की वीडियो आज जाके, सितंबर की वीडियो आज जाके नवंबर में रिलीज करते हैं, दिसंबर में रिलीज करते हैं। तो ये सब एक साजिश है और जनता तो इस चीज को समझती है, और जनता कहीं ना कहीं समझी है, तभी हमें इस मंडेट को हमें यहाँ तक पहुंचाया। और तो नितेश जी ज्यादा अपने दावे के अनुरूप सीट ना आने को लेकर बात नहीं करना चाहते, वो इसी में संतुष्ट रहना चाहते हैं। देखिए, हमें बहुमत मिल गया ना, काफी है। पर मेरे साथ में ऋचा वशिष्ठ जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव लड़ा था भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को कट्टर भ्रष्टाचारी के रूप में बताना चाहता। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बताती थी कि कट्टर ईमानदार, और भाजपा ने बताया कट्टर भ्रष्टाचार। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास चलते हैं। अमनदीप सिंह सूदन जी हमारे साथ हैं। 15 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में काबिज थी। यह हालत हो गई पार्टी की, आज 250 सीटों पर चुनाव लड़ा, 188 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। जीती हुई सीटों की हालत यह है कि दहाई तक पहुंचने के लाले पड़ गए। क्या कहते हैं अमनदीप जी, कुछ समय के लिए कांग्रेस को राजनीति से, चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है, या कुछ और सोच रहे हैं अपनी इस हालत को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की हालत को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर? किस सोच के साथ है अमनदीप जी? जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया, और सभी जितने जीते कैंडिडेट हैं सबको बहुत बधाई आपके माध्यम से, और अच्छा काम करेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। जैसा कि आपने याद दिलाया, पिछले 15 साल जब शीला जी की सरकार रही, शीला जी ने काम किए, उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया, ये कारण रहा हमारी हार का। और हम स्वीकार करते हैं, जनता का जो भी जनादेश है उसे हम हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं कि जो जनता है वो हमारे सर पर बैठने लायक है, हम उनको बिल्कुल अपने सर के ताज समझते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें, कांग्रेस पार्टी नीतियों पर चलती है, उनकी नीयत हमारी साफ है। हमारे पास छल कपट, झूठ, प्रचार और झूठे वायदे ये सब नहीं है। शायद इस वजह से हम पीछे जरूर रह गए हैं, मगर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है
कि केजरीवाल जी का लक्ष्य सिर्फ दिल्ली की सेवा करना नहीं है, इनका लक्ष्य है दिल्ली के अंदर सत्ता त्यागकर आगे बढ़ना, दूसरे प्रदेशों में जाना। और एक एक मात्र सांसद भी इनके पास नहीं है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, ये बस इतना ही चाहते हैं केजरीवाल जी। आपने कांग्रेस की बात की, संगठन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता इस समय, मगर बदलाव अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो बदलाव आएंगे। खरगे जी, जिस तरह आप जानते हैं कि अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, कहीं फैसले जो हैं अगर कठोर फैसले भी लेने पड़ेंगे तो वो लेंगे, और आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि कांग्रेस एक और ज्यादा मजबूती से जमीन पर लड़ती हुई, जनता की सेवा करती हुई। हमने मुद्दे उठाए थे, जनता ने किसी तरह से या जनता तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि प्रचार के माध्यम आप जैसे जो चैनल है वो बहुत कम है हमारे पास जो हमारी बात को रख पाए। जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं सिलेंडर महंगा हो गया है, जब हम बोलते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, तो मीडिया दिखाता नहीं है। दूसरी तरफ ये पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कि तमाम चैनलों के ऊपर प्रचार करती हैं। आज ही की बात मैं आपको बताता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए गुजरात के अंदर जो है वो लगा दिए प्रचार करने में। तो ये इनकी नीयत दर्शाता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है जनता। मगर आने वाले समय में आप देखेंगे, अमनदीप जी, आपका मानना है कि आप में कोई ऐसी खामी नहीं है, जो कुछ भी है वो मीडिया का करा धरा है, मीडिया जो है वो आपको प्रचार के लिए जगह नहीं देता, इसलिए आप सफल नहीं हो रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूं, 2017 में 30 सीटें जीती थी आपने दिल्ली नगर निगम में, आपने 21% मतदाताओं का भरोसा भी जीता था 2017 के चुनाव में। इस बार आप कुल 9 सीटें जीत पाए, 11.68% मतदाता ही आपके साथ रह पाए, 188 आपके प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिए। कहीं कोई शर्मिंदगी है? कहीं कोई अंदर से एहसास है अमनदीप जी कि हम गलत हैं? कब तक दूसरों को गलत ठहराते रहेंगे? कब तक दूसरों को जो है चाल चरित्र, चेहरे को लेकर आलोचना करते रहेंगे? कभी अपने आप को भी मानेंगे कि हाँ, हमारे अंदर गलती है, हमारे तरीके गलत है, हमारी नीति गलत है, हमारी नीयत गलत है, या सब कुछ दूसरों का ही खराब है? आप तो सोने में तपे हुए लोग हैं, आग में तपे हुए खरा सोना है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं अमनदीप जी, ऐसा ही है? आपने मेरे हिस्से का भी बोलना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये बात बस समझाना चाह रहा था कि इस बात को हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी सेवा करने में। हालांकि हमें नहीं लगता, जितना शीला जी के 15 सालों में काम हुआ उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई कसर। आज भी केजरीवाल जी पिछले जितने भी सालों से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बता दीजिए कितने डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर आए हैं। आप मुझे बता दीजिए एक भी नया फ्लाईओवर बनाओ, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी उसी को बनाने का काम, कंप्लीशन का काम जरूर कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद अगर कोई फैक्टर है तो वो प्रचार का ही फैक्टर है ना। आप इस बात को समझें, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये बात समझ नहीं होगी। हम जनता के ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं, हम दोष दे रहे हैं प्रचार माध्यमों के ऊपर। जनता तो बोली वाली है, सीधी है। तो उन्होंने कहा था 12,000 पन्नों की चार्जशीट है शीला दीक्षित जी के खिलाफ, वो कहां गई चार्जशीट? कौन से मुकदमे दर्ज हुए? कितना टाइम इन्होंने उन्हें जेल में रखा? आप उनको छोड़िए शीला जी को, बाकी के जितने मंत्री हैं, हमारे इतने मंत्री थे, किसी एक के खिलाफ भी अगर भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम था, ये साबित करते उसको जेल में भेजते। हुआ क्या? सत्येंद्र जैन जेल में है, तोमर जी जेल में रहकर आए। इनके कोई जो विधायक हैं वो कभी किसी का पहचान पत्र बनाने के नाम पे, कभी राशन कार्ड बनाने के नाम पे जो कारनामे कर रहे हैं वो जनता ने देखा है। तो कमी कहाँ रह जाती है? प्रचार माध्यमों में। जनता के ऊपर हम कोई दोष नहीं डाल रहे हैं, और ना ही हम कह रहे हैं कि हम जो है आग में तपे हुए सोने बराबर है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कमी होगी, हमें पता लगी अपनी कमी, हमने सुधारी, और ज्यादा इससे ज्यादा जो संघर्ष कर सकते थे और ज्यादा किया। जितने दिन हमने दिल्ली के अंदर संघर्ष किया, राहुल जी खुद गिरफ्तार हुए, महंगाई के ऊपर उन्होंने जो है जितने मोर्चे लगाए, तो ये तमाम चीजें होती है। मगर कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है कि एक हवा चल रही होती है, वो हवा चलने में लोग वोट डाल देते हैं। आप देखिए, मेरी ही विधानसभा अगर रजौरी गार्डन की बात करें, जितनी मुझे मेरे विधानसभा के चुनाव के समय वोट पड़ी थी, उससे 4 गुना ज्यादा वोट अब की बार पड़ी है हमारे प्रत्याशियों को मिलाकर 3 वार्ड में। तो ये बदलाव आ रहा है, लोगों का हमारे अंदर विश्वास दोबारा जाग रहा है, और आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ कि जनता। माफ करना, आपने तो आरोप लगा दिया कि मुझे बोलने दीजिए, अगर आप भी मेरे हिस्से का बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? स्वयं विचार कर रहे हैं? 21% वोट मिला था 2017 में, आपको 11% वोट रह गया आपका पिछली बार के मुकाबले। इसमें कुछ तो कहिए ना आप। वक्त के साथ में कुछ सुधार आपके आंकड़े में हुआ होता तो लगता कि आपने कुछ बेहतर किया, आपकी कोशिशों ने कुछ रंग लाया। आंकड़े तो सामने हैं, सीटें भी घट गई, वोट भी घट गया,
और किसका घट गया? उस राजनीतिक दल का घट गया जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। वो राजनीतिक दल का घट गया जिसने 15 साल दिल्ली में लगातार शासन किया। उस राजनीतिक दल का घट गया जिसने भाजपा को, जो अपना गढ़ के रूप में दिल्ली को दिखती थी, उसे लगातार 3 चुनाव में शिकस्त दी थी। तो सवाल तो उठेगा ना, तो इसका कोई जवाब मिलना चाहिए ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, 10 साल में कांग्रेस किसी राजनीति के लायक नहीं रह गए, ऐसा दिल्ली में दिखता है, तो आपसे बात करेंगे ना। ऐसा नहीं है। जहां कांग्रेस, जहां लोगों की परेशानियों की बात आती है वहां कांग्रेस ही नजर आती है आपको। आप दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा उठा के देख लीजिए, महंगाई के ऊपर जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है, कितने आपने मोर्चे देखे कि इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए हो। ये लोग मिलजुल कर जो है मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे के लिए बैटिंग करते हैं कि हाँ भाई तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे, ये लोग मिलकर खेलते हैं। और तो ये है कांग्रेस की दिक्कत। अमनदीप जी नतीजे पे पहुंच गए कि क्या है, भाजपा और आप मिलके खेलते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं, इस आकलन के साथ में। पर मेरे साथ में ऋचा वशिष्ठ जी हैं, मैं कोशिश करता हूं कि शायद अब हमारी उनसे बात हो पाए। और ऋचा वशिष्ठ जी से जानने में दिलचस्पी है। दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर एक बार फिर शिकस्त, और किसके हाथों? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अराजक तत्वों के हाथों हार गई राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी। क्या हो गया ऋचा जी ये आपके साथ? पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने हमें इस विषय को रखने के लिए आपने आमंत्रित किया। और दूसरा, सभी जो जीते हुए कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपने ये आरोप लगाया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त या हार लिया है। हम तो जीते हैं, हम जीत गए हैं, 104 सीटें लेके आए हैं। लेकिन आप आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री वहाँ का जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा हार गया, उनसे तो जवाब मांगे ना। और दिल्ली की जनता, अभी दिल्ली की जनता को ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है। और जिस तरह से कोरोना काल में हमने जिस तरह की सेवा की, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे कोरोना काल में? कहीं नजर नहीं आए। लेकिन हमने कोरोना काल में वैक्सीनेशन की सुविधा दी, राशन का सुविधा दिया, इसलिए दिल्ली की जनता ने हमें जीत दी है, हमसे शिकस्त नहीं है। आम आदमी पार्टी को तो पूरी पूर्ण बहुमत से आनी चाहिए थे, फिर भी हम तो जीते 104 सीटें ना। कमाल कर दिया ऋचा जी। मैं तो ऐसा अंक गणित जीवन में कभी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं जो आपने बताया। 250 सीटें बहुमत के लिए हमें बता दें कि 126 सीटें चाहिए। लिस्ट देख रहा हूं, 134 आम आदमी पार्टी, 104 भारतीय जनता पार्टी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता, जिनके नाम ही ऋचा वशिष्ठ है, वो कह रही है कि हम जीत गए, आम आदमी पार्टी हार गई। थोड़ा गड़बड़ है मेरी समझ, थोड़ा समझाइए ना, दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन होगा। एक दूसरा ये भी समझना चाहता हूं, पिछली बार 181 थे, इस बार 104 हैं, ये कितनी सीटें बढ़ गई आपकी? देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम इस शिकस्त हम हारे नहीं है। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपने बात करी आम आदमी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाह रही हूँ कि पूर्ण बहुमत क्यों नहीं लेके आई, पूरी सीट क्यों नहीं लेकर आए आम आदमी पार्टी की? तो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट क्यों हार गई? इनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता आज कुछ भी हो, राष्ट्र की पार्टी को अपना रही है और 104 सीटें लाई। हमें तो नहीं लगता कि हम हारे हैं। अब मेयर हमारा होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हमने घोषणा की हुई है इस बात की। अच्छा ऋचा जी, ये बताइए, ये राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा 104 सीटें जीतने के बाद भी जो ये दावा है कि मेयर हमारा ही होगा, वो कैसे होगा? थोड़ा इस बात को समझाएं। आऊंगा अमनदीप जी, एक बार ऋचा जी से समझने तो दीजिए ना। देखिए कितना बढ़िया गणित वो हमें समझा रही हैं। ऐसी ज्ञान की बात में बीच में खलल डालना ठीक नहीं है, हम सबकी ज्ञान वृद्धि होगी। थोड़ा रुकिए ना जी, ऋचा जी थोड़ा समझाइए। और मेरे ख्याल से प्रेम कुमार जी भी इसे जरूर समझना चाहेंगे, पूरे देश के दर्शक समझना चाहेंगे कि 104 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की 134 आई हैं। बहुमत के लिए 126 चाहिए, फिर भी आप कहती है आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। थोड़ा समझाइए ऋचा जी, आज तो मतलब ये ज्ञान हो ही जाए प्राप्ति हमें। नहीं, आपने जैसा बोला कि आम आदमी पार्टी
जीत चुकी है और हमें हार मिली है भारतीय जनता पार्टी। आप किस नतीजे पे बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राज नहीं कर रही है, हार गई है? 104 सीटें हम लेकर आए हैं और उस जगह से सीट जीते हैं जो उनके उप मुख्यमंत्री की सीट रही है, वो हमने जीता भारतीय जनता पार्टी। ये तो शर्मनाक बातें है ना। अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री की सीट को भी हम लेकर आए हैं, तो ये तो उनसे पूछा जाए ना अरविंद केजरीवाल जी से कि भाई उनकी सीट को हमने क्यों जीता। तो ऋचा वशिष्ठ जी इस बात पर मुग्ध हैं, ठीक है ना, आप आंकड़ों को जाने दीजिए। हमारी सफलता वो देखिए कि दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं जिन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी पहचाना जाता है, नाम है उनका मनीष सिसोदिया। उनके विधानसभा क्षेत्र की सीट को जीत पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, ये अपने आप में जीत का परिचायक है, ऐसा ऋचा वशिष्ठ जी की दलील है। दूसरा उनकी दलील ये भी है कि अभी भी मेयर हमारा ही होगा। तो प्रेम कुमार जी आपके पास चलते हैं, इस अंक गणित को, इस राजनीति को आप समझ पाए होंगे, मैं तो नहीं समझ पाया, तो थोड़ा आपके माध्यम से रोशनी मिले। इतना अनुभवी पत्रकार हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सुधीर प्रवक्ता के द्वारा जो दावा किया गया है, जो समझाने की कोशिश की गई है, तो आप जैसा समझदार आदमी तो समझ ही गया होगा, तो अपनी समझ का परिचय हमें भी दीजिए। जी हिमांशु जी, मुझे लगता है कि मैं भी ऋचा वशिष्ठ जी से बहुत सहमत हो रहा हूँ जी। और सहमत इस मामले में हो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि मेयर हमारा ही बनेगा, तो उनके कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी जीत हुई है तब तो हमारा मेयर बनेगा। ऐसे कैसे बन सकता है? तो संख्या बल अपनी जगह है। ऋचा वशिष्ठ जी को पूरा विश्वास है कि मेयर इनका ही बनेगा, तो इनकी पार्टी हारी है नहीं, तो इसलिए कह रही हम जीते हैं। और हार चुके मनीष सिसोदिया जी के चुनाव क्षेत्र में हुई है, तो उनसे पूछा जाए कि भाई आपके इलाके में 2-3 वार्ड जो हैं वो क्यों हार गए आप, उनकी जिम्मेदारी है। उनको जो 134 सीट आई है वो तो यूं ही आ गई, लेकिन असल बात है कि मनीष सिसोदिया जी के इलाके में पार्टी क्यों हारी और सत्येंद्र जैन जी के इलाके में पार्टी क्यों हारी। तो ये जो परसेप्शन बिल्डिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उसी को ऋचा जी बयां कर रही हैं। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं उनकी बातों से। उसके बाद मैं ये आगे कहता हूं कि ये जो दिल्ली का चुनाव हुआ, एमसीडी का चुनाव, इस चुनाव में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हमको हालांकि बोलना चाहिए ऋचा वशिष्ठ जी को कि उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है 3, लेकिन फिर भी हार हुई है, संख्या बल में सीटें हारी हैं। तो ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तो देखिए एक तो आपने पूरा आंकड़ा देकर के सीधे बताया ही कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से वोट परसेंटेज में 42 तक का आंकड़ा छुआ, 42% तक का, और वो वोट शेयर कहां से आया? आधा हिस्सा तो कांग्रेस से आया और फिर कुछ अन्य पार्टियों का भी अस्तित्व नहीं रहा, तो उस मिला करके हुआ। लेकिन ये असल बात क्या है कि दिल्ली की जनता ने बदलाव चाहा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही थी। किसको बदल के लाएं, प्रायोरिटी पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी की भी मुश्किलें थोड़ी हल करना चाहता हूं कि वो किसको लाया जाए, ये जनता के सामने था। तो भ्रष्टाचार को लेकर के दोनों पार्टियां एक दूसरे की पोल खोल रही थी। एक तो स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और आम आदमी पार्टी एमसीडी के करप्शन को लेकर के, उसके 15 साल के कुशासन को लेकर के एमसीडी में सामने थी। तो भ्रष्टाचार मुद्दा बना और एमसीडी का भ्रष्टाचार जनता को सीधे परेशान कर रहा था, डायरेक्ट परेशान कर रहा था। सत्येंद्र जैन वाला जो भ्रष्टाचार था वो जनता को सीधे परेशान नहीं कर रहा था, वो एथिकल था, वो सरकार का था, इस तरह से था। तो जनता ने बदलाव का मन बनाया। अब किसको बदलाव के लिए किसको वोट दे? कांग्रेस जनता का ये ऑफर लेने के लिए तैयार नहीं बैठी। ये जनता बदलाव के लिए तैयार थी, कांग्रेस इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं वो भी बताता हूं। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो जो कांग्रेस पार्टी के लिए संतोष की बात है कि विधानसभा में उसकी एक भी सीट नहीं, लोकसभा में उसकी एक भी सीट नहीं, एमसीडी में 9 सीट है। आप ये समझिए। तो ये जो है, मैं कोई व्यंग्य भी नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा बहुत व्यंग्य है भी तो इसको आप स्वीकार करिए कि 9 सीट है। तो आपको कुछ अचीवमेंट मिला है पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनाव में अचीवमेंट मिला है, तो आपको इससे भी सीख लेनी चाहिए। थोड़ा माफी चाहता हूं, आप
हमारे साथ में जुड़े हुए सूदन साहब जी को हौसला देना चाह रहे हैं, कांग्रेस को हौसला देना चाह रहे हैं, वो ठीक है। और आप कह रहे थे व्यंग्य भी मत समझिए, पिछली बार 30 सीटें थी, 30 सीट से 9 सीट पर आ जाने को उपलब्धि के तौर पर देखा जाए, वो कमोबेश वैसे नहीं है जैसा हमारे साथ ऋचा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। हारे कहां हैं हम? 181 से 104 पर आए हैं, पर 104 आए हैं, ये कोई छोटी बात है? तो आप सब इसी हौसले के साथ में रहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल और आपका मुकाबला करने के लिए अब ऐसे ही तर्क आपको हौसला देते रहेंगे? बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है, लेकिन मैं परिप्रेक्ष्य भी समझा रहा हूं। जिनके पास विधानसभा की कोई सीट नहीं, लोकसभा की कोई सीट नहीं, और एमसीडी में वो 9 सीट हासिल करते हैं, इसके बावजूद कि 10% वोट्स खिसक गए हैं। 10% जनता हमसे खिसक गई है, कांग्रेस से खिसक गई है, फिर भी कांग्रेस ये सीट पा रही है। उस परिस्थिति में जब जनता बदलाव चाह रही, यानी बदलाव का विकल्प में कांग्रेस को जनता ने नहीं रखा, इसको समझना पड़े। अब पूरे देश की सियासत समझिए, समझा जाए, वो ये है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स चल रही है। इवन बिहार जैसे प्रदेश में भी गठबंधन बन करके आप इधर है या उधर है वाली पॉलिटिक्स चल रही है, ये त्रिशंकु वाली पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। तो जहां इस स्थिति में हम देखें तो जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, कांग्रेस को नहीं चुना। ये एक फैक्ट है जो सोचना होगा। कांग्रेस की उपलब्धियां बहुत सारी हैं भाई, 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार की उपलब्धियां, लेकिन जनता तो नहीं रिकॉग्नाइज कर रही ना उन उपलब्धियों को। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब मैं यहाँ एक आध बात थोड़ा संक्षेप में ही बोलूंगा। जब ये कैंपेन शुरू हो रहा था तो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों ने शुरुआत में स्टार्ट किया था, वो जहां झुग्गी वहीं मकान, इस तरह के नारे दिए थे, लेकिन ये लास्ट तक कैंपेन में नहीं रहे। ये नेता बीजेपी के हैदराबाद चले जाते हैं एमसीडी का इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट रहे, ये भी मार्के की बात है। और उसके बाद मेरा ये मानना है कि गुजरात चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोरिटी पर रखा, ये मैं कह रहा हूं। और एमसीडी के चुनाव को उसके बाद वहां की रणनीति और यहाँ की रणनीति में कहीं ना कहीं एक बात है कि आम आदमी पार्टी को का इस्तेमाल गुजरात में वहां विपक्ष को बाइफरकेट करने के लिए हुआ है। वहां गुजरात ने पूरा फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और दिल्ली के चुनाव को मैं एक तरह से बीजेपी की ओर से सैक्रिफाइस भी के तौर पर देखता हूं। सैक्रिफाइस। तो प्रेम कुमार जी एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। गुजरात को प्रचंड बहुमत से जीतने की खातिर दिल्ली नगर निगम को बलि के बकरा समझकर भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया। कमोबेश प्रेम कुमार जी की टिप्पणी इस प्रकार की है। कांग्रेस के संदर्भ में उनकी टिप्पणी यह है कि भाई सिरे से खारिज है कांग्रेस, 9 सीटें मिल गई एमसीडी में, लोकसभा में 0, विधानसभा में 0, पर दिल्ली नगर निगम में 9 सीट, कितनी बड़ी उपलब्धि, ऐसा प्रेम कुमार जी बता रहे हैं। मुझे जाना नीतीश चौरसिया जी के पास में है, लेकिन अमनदीप जी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे। एक बार अमनदीप जी के हस्तक्षेप को सुनते हैं और फिर नीतीश जी के पास चलते हैं, क्योंकि ऋचा वशिष्ठ जी के कई सवाल थे ऐसे जो सीधे नीतीश चौरसिया के ऊपर जिम्मेदारी आ गई उनके जवाब देने की। जी अमनदीप जी। देखिए, दरअसल बात यह है कि आप सब बातों को सिर्फ कटाक्ष के तौर पर ही देख रहे हैं। इस बात को हमें सीरियसली समझना पड़ेगा कि दिल्ली की राजनीति किस ओर जा रही है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम क्या मॉडल लेकर आए थे डेवलपमेंट का, और आज पॉलिटिक्स किस तरफ पहुंच गई है। जहां हम रोड बनाने की बात करते थे, वहीं आज केजरीवाल जी की सरकार के अंदर डिपार्टमेंट है सिर्फ रोड के गड्ढे भरने का। ये दिल्ली का हाल हो गया है। वजह ये कि जहां एक तरफ कोरोना के अंदर ये दोनों पार्टियां फेल रही, वहीं कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरी। हो सकता है हमारे पास समझाने के तरीके जो हैं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने कहा कि समझाने के तरीके में फर्क हो सकता है कि हम जनता को नहीं समझा पाए, मगर हमें इस बात का अपने अंदर सुकून है कि हमने जो जनता की सेवा करने का माध्यम आज तक चुना है, उसको कभी उसके साथ धोखा नहीं किया। हमने जनता को झूठ नहीं बोला, हमने जनता के साथ सच्चाई हमेशा बरती है। हमारे ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो हमने ये बात तमाम लोगों को बोली कि आप हमारे ऊपर, जो भी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप उन्हें सिद्ध करें, हमें जेल भेज दीजिए, हमारे जो भी लोग आपको लगता है भ्रष्ट। चौथा स्तंभ है, आपका ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जनता के सामने कंपैरेटिव भी रखें कि ये कंपैरिजन है। मैं तो कंपैरिजन रख रहा हूं। तो अमनदीप जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, फिर नीतीश जी के पास जाना चाहता हूं। आपका तो मूल उद्देश्य सेवा करना है, समाज में जो वंचित वर्ग है उसका उत्थान करना है, सेवा कार्य करना है। क्या आपको नहीं लगता है कुछ समय के लिए कांग्रेस को राजनीतिक संगठन के स्थान पर सामाजिक संगठन में परिवर्तित हो जाना चाहिए?
क्या है, चुनावी हार जीत के खेल में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। लगातार हारने से तो अच्छा है ना कि ऐसे चक्कर में पड़ा ही न जाए। जनता की सेवा करना है, सेवा करिए। राजनीति का काम जो है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी कर लेंगे। राहुल गांधी निकल ही गए हैं सड़क पर भारत को जोड़ने के लिए। तो एक सामाजिक संगठन, आपकी भी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता की, राजनीतिक कार्यकर्ता के स्थान पर कैसा रहेगा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता पहले हैं उसके बाद राजनीतिक हैं। ये बात मैं आपको अपने तौर पे बता सकता हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को एक समाज सेवी समझता हूँ, उसके बाद किसी पार्टी का हिस्सा समझता हूँ। मैं जब आया था, जब मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में आया था, तो मैं समाज सेवा करने के भाव से आया था। आज भी इस बात को समझता हूँ। मेरे पास चाहे बीजेपी का कोई व्यक्ति आ जाए या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति आ जाए, मैं सबकी सेवा उसी तरह से करता हूँ जितनी मैं तो अमनदीप जी तो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही समझते हैं, और शायद देश की जनता भी अब कांग्रेस को एक सामाजिक संगठन के तौर पर देखने लगी है। इसलिए राजनीतिक मसलों में कांग्रेस के साथ आने जाने के संदर्भ में दिलचस्पी नहीं ले रही है। शायद ऐसा ही हो। पर मुझे नीतीश चौरसिया जी के पास जाना है। ऋचा वशिष्ठ जी का दावा है जीते तो हम ही हैं। जानना चाहते हैं क्या किया आपने? उप मुख्यमंत्री के इलाके की सीट तक हार गए नीतीश जी। क्या कहते हैं आप ऋचा वशिष्ठ जी की इस मुग्धता पर, इस दावे पर, और साथ में ये कहने पर हम तो कह चुके हैं मेयर हमारा होगा। तो अपने जीते हुए पार्षदों को कहां रखने का इरादा है? पंजाब भेज रहे हैं? कहां भेज रहे हैं? आजकल देश में ऐसा भी हम बहुत देखते हैं ना, तो कहां भेज रहे हैं आप? ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने चुनाव में इतनी हमारी थकान थी, आज इनके तर्कों से हमारी थकान जो है बिल्कुल दूर हो गई है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बिल्कुल बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और आज आपके पैनल पे बैठ के ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद मैं इसके लिए अलग से मुझे 1 आध घंटे का जो है दिमाग को ठंडा करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन खैर, इलेक्शन का थकान आपने दूर कर दिया। अब आपके तर्कों का मेरे पास जवाब तो नहीं है। ये तो आप भी अच्छे से समझते हैं कि इनके तर्क आपके पास क्या जवाब है और मैं इसका क्या जवाब दूं। खैर, फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि 134 सीटें, अगर 126 की पूर्ण बहुमत और 134 सीटें आ रही हैं, और उसके बाद भी बीजेपी अगर ये दावा करती है कि वो मेयर उन्हीं का बनेगा, तो ये वही बात है जैसे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। दोनों में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये दोनों एक ही तरह की बात है। तो खैर, सोचना, मैं तो चाहता हूं कि भाई ऋचा जी को मेरी तरफ शुभकामनाएं हैं। अगर वो, उन्हें लगता है कि भाई 104 के आंकड़े से वो मेयर अपना बना सकती हैं, तो, और मैं तो देखिए इनकी गलती नहीं है। जब इनके ऊपर बैठे इनके नेतृत्व के इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि 104 पे मेयर बना लेंगे, तो इनकी कहां से गलती है? इन्हें तो माफ कीजिएगा नीतीश जी, थोड़ा आप भाजपा के दावे या चुनौती को कुछ हल्के से ले रहे हैं। अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कहे को साबित करते हुए दिखाया है। गोवा में 17 सीट कांग्रेस जीतती है, 13 सीट भाजपा जीतती है, पर मुख्यमंत्री भाजपा का बन जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी ऐसा दृश्य देखते हैं, कर्नाटक के संदर्भ में भी दृश्य देखते हैं। ऐसे तमाम राज्य हैं। कुछ राज्यों में तो एक विधायक आया तो भी सरकार भाजपा की बन गई। तो इसलिए देश के सबसे बड़े, और कई बार तो वो लोग दावा करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उनके जिम्मेदार लोग अगर ये कह रहे हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा, तो ये हंसने का नहीं, डरने का विषय होता है। कोई डर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये विधायकों को पकड़ पकड़ कर इस राज्य से उस राज्य तक जाने के भी सिलसिले को हम देखते हैं। तो पंजाब ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, इसके संदर्भ में जानने में दिलचस्पी है हमारी। अमनदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार अमनदीप जी की बात सुनते हैं। जी अमनदीप जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो खतरा है, ये खतरा सिर्फ एक पार्टी या किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी, अगर हम दिल्ली की बात करें, ये खतरा लोकतंत्र के ऊपर है। जो आपने बात बताई कि जहां कम सीटें होती हैं वहां पर भी भाजपा अपना कोई मेयर बना लेती है या मुख्यमंत्री बना लेती है। तो ये खतरा जो है, इसको समझना होगा। राजनीति इस स्तर पर ले गए हैं लोग कि 104 सीटें आने के बाद भी ये लोग बोलते हैं कि हम जो है मेयर हमारा बनने वाला। खैर, आपने सवाल बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से पूछा था, तो वही जवाब दें। मगर मेरा सिर्फ इतना, अमनदीप जी ने इस खतरे को महसूस किया है। मैं वापस नीतीश जी के पास आता हूं। कुछ तैयारी है या भाजपा के इस दावे को आप हवा में उड़ा दे रहे हैं? मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि आज तक आपने जो भी आंकड़े दिए अन्य प्रदेशों के, उसके सामने एक ऐसी पार्टी थी जिसका इतिहास, जिसके जितने भी कैंडिडेट रहे हैं, वो सब बिक गए। और आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसके कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर ईमानदार जो अपने जज्बे को लेके चलते हैं, हथेली पे लेके चलते हैं, और ये देश में बदलाव। छोड़िए नीतीश चौरसिया जी, जीते हुए लोग भाजपा के साथ चले गए
ये कांग्रेस के संदर्भ में आप दावा कर रहे हैं। गुजरात में तो हमने देखा कि लड़ने से पहले आपके लोग जो है भाजपा के साथ चले गए, तमाम प्रत्याशी जो है आपके अपने फॉर्म वापस ले लिए। भूल गए कि आप आपकी पार्टी के थे ना, वो सूरत में वो मेरा पार्टी का प्रत्याशी अपहरण हो गया है, उसने आगे बताया कोई अपहरण नहीं हुआ, भाजपा की नीतियों नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सामने तो हुआ किस तरीके से फेल हुआ, मिशन लोटस आपको अभी दिल्ली में दिखा किस तरीके से फेल हुआ। तो हमारे एक एक जो भी प्रतिनिधि है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि एक एक प्रतिनिधि को मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि वो इस जनता के प्रति कटिबद्ध है और वो बीजेपी के खिलाफ में हमेशा, तो उनके कुशासन के खिलाफ में हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और आगे भी आपको देखने मिलेगा कि ये 134 ही होंगे, कहीं ना कहीं तो 134 रहेंगे। एक सवाल आपसे नीतीश जी और है, फिर मैं ऋचा जी के पास चलूंगा। प्रेम कुमार जी आपकी जीत को भाजपा की मदद से करार दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी का आकलन यह है कि गुजरात जीतने के लिए दिल्ली नगर निगम चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया और आम आदमी पार्टी का अपने रणनीति के अनुसार इस्तेमाल किया। क्या भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं प्रेम कुमार जी के आकलन के साथ कि आपने बड़ी मदद की हमारी? मैं प्रेम जी के आकलन को थोड़ा सा बदल के उसमें ऐड ऑन, प्रेम जी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कुनबा गुजरात में उनकी हालत खराब थी, इसलिए अपने 2 मुख्य चेहरे को वहां लगाए, अपने सोर्सेज को शिफ्ट करा। ऐसा नहीं है कि एमसीडी में उनके लोग नहीं थे, 3 चीफ मिनिस्टर, 13 कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद कई 100 सांसद, उसके बाद कितने पदाधिकारी, कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए, अपने कुनबे को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गुजरात में अपने बेशक मेन स्टार नरेंद्र मोदी और शाह जी को वहां मजबूरन उनको वहां लगाना पड़ा, ताकि जहां ये हाथ से जाए तो जाए, लेकिन वो कुनबा ना जाए। उस कुनबे की छेद में आम आदमी पार्टी घुस गई। अरे मजबूरी में ही सही नीतीश चौरसिया, तो आप इस एहसान को मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में सक्रिय नहीं रहे, उसने आपकी मदद कर दी, इसलिए मामूली अंतर से बहुमत पाने में आप सफल रहे। मानते हैं ना इस आकलन को? मैं क्या कह रहा हूं कि उन्होंने गुजरात बचाने के लिए उन्होंने इसको सेक्रीफाइस करा। मैं आपको ये भी तो कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ सक्रियता कहीं ना कहीं हमें 200 आंकड़े छूने से रह गई। मैं ये भी कह सकता हूं आपको। नहीं तो मैंने मना थोड़ी किया है, आप कह सकते तो कहिए ना, किसने रोका? आप बोलिए ना कि गुजरात जीतने की लालच में, गुजरात जीतने की लालसा में, गुजरात जीतने की इच्छा में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हमारी प्रेटेंडेड जीत को पे समझौता करा दिया। बोलिए ना, किसने रोका है आपको? सुनने को तैयार है ना हम, आप खुद बता रहे तो। ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्योंकि बीजेपी के, देखिए हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम बहुत ही सीमित रिसोर्सेज की पार्टी है, हमारे पास बहुत ही संसाधन बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने समय को यहां भी व्यतीत किया और वहां भी व्यतीत किया। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के समय थोड़ा अगर और मिलता तो ये आंकड़े आपको और बड़े दिखते। तो कुल मिलाकर दोनों ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल अपने शीर्षस्थ नेताओं के साथ शिकायती लहजे में है। प्रेम कुमार जी ने यह बताने की कोशिश की कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे ज्यादा वोटों को आकर्षित करने वाले चेहरे दिल्ली नगर निगम चुनाव से दूर रहे, उनका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, इसलिए भाजपा को नुकसान हुआ। नीतीश चौरसिया का कहना है कि हमारा स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल दूसरी जगहों पर उलझ गया, इसलिए कहीं ना कहीं हम उतनी सीटें नहीं ले पाए जितनी हम ले सकते थे। तो ऋचा वशिष्ठ जी, आपके पास आता हूं और जानना चाहता हूं, देश के दिल के साथ समझौता कर लिया आपने गुजरात बचाने की खातिर, ऐसा क्यों किया आपने? गुजरात तो हमारा था ही, गुजरात तो हम जीत रहे थे, गुजरात हमारा, हमने अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मैं कहना चाह रही हूँ, अपनी दिल्ली बचा लो भाई, अपनी दिल्ली में ही आप बने रहो, आप अदर स्टेटों में मत जाओ। गुजरात चले गए, हरियाणा में भी आए, आदमपुर के इलेक्शन में तो जमानत जब्त हो गई इनकी, तो अपनी दिल्ली पे ये बचा नहीं पा रहे हैं। अगर ये इधर उधर मुंह नहीं मारते तो शायद हमारी भारतीय जनता पार्टी की 104 सीटें आई नहीं आती, इनको फिर और सीट जाती। तो अरविंद केजरीवाल, अच्छा एक बात बताइए ऋचा जी, आप जितनी खुश मनीष सिसोदिया के इलाके में भाजपा की जीत को लेकर हैं, उतनी शर्मिंदगी आपको इस बात को लेकर है क्या
कि भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई दिल्ली नगर निगम के चुनाव में। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल देश की राजधानी दिल्ली के नगरीय निकाय चुनाव में 10 सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। इसको लेकर कितना आपके अंदर दुख पीड़ा है, थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे अंदर कोई पीड़ा नहीं है। तो ये तो राजनीति दल है भारतीय जनता पार्टी, और राजनीति में तो होता ही है, कभी किसी का, कभी किसी की हार, कभी किसी की जीत। इसमें हमें कोई दुख नहीं है और ना इस तरह की चीजें हैं कि अरे कैसी बातें कर रहे ऋचा जी, अभी तो मनीष सिसोदिया के इलाके में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर आप इतने खुश थी कि भूल ही गई कि हमारी केवल 104 सीटें आई हैं। और अभी मैंने आपसे सवाल कर लिया, क्या आपको पता है आपके 10 प्रत्याशियों की जमानत तो हो गई दिल्ली में, तो आप बोल रहे हैं इसका क्या फर्क पड़ता है? 10 लोगों की जमानत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? इतना बड़ा राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अमित शाह जैसा दमदार नेता जिसका चेहरा है, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, वो मैं कह रही हूँ, उप मुख्यमंत्री का विधानसभा हार गया। ये बड़ी शर्म की बात है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी कमाल हो गया। ऋचा जी तो ऐसे बता रही है जैसे मनीष सिसोदिया खुद ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। बहरहाल मैं प्रेम कुमार जी के पास में थोड़ा इसका विस्तार देने के लिए चलता हूं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली नगर निगम के अंदर सफलता केवल दिल्ली के संदर्भ में देखी जाए या इसके राष्ट्रीय मायने भी देखे जाए, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल हर चुनाव के साथ सिकुड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है और देश का सबसे नया राजनीतिक दल हर चुनाव के साथ कुछ विस्तार लेता हुआ दिख रहा है। थोड़ा इसके मायने बताइए ना प्रेम कुमार जी, समझने की बात है। देश की राजधानी में इस तरीके का समीकरण क्या बाकी देश के चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है? क्या चुनाव संदेश देता है? आपसे समझना चाहिए। जी हिमांशु जी, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से कुछ छीना है। अब तक आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से छीनती रही है, ये एक बात है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो भी यही कारण है कि कांग्रेस से के ही वोट को अपनी ओर आकर्षित करके या उनका वोट बैंक इनकी ओर शिफ्ट हुआ, इस वजह से बीजेपी से ये छीन पाई है। ये संलग्न पहलू जो है ये सतत जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से है। तो इस हिसाब से देखा जाए, एक आम आदमी पार्टी जो गुजरात चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद जब चुनाव मैदान में होगी और बीजेपी को हराने का ये इतिहास इसके साथ जुड़ जाएगा भविष्य में, तो वो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को टक्कर देती दिखेगी कि हम विकल्प है बीजेपी का, आप नहीं है। ये खतरा और चुनौती कांग्रेस के पास होगी और राष्ट्रीय सियासत में इसके लिए कांग्रेस को तैयार रहना होगा, अन्यथा वहां भी राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ऐसा न हो कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को आकर्षित करने में कामयाब हो। ये कांग्रेस के पास चुनौती है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी बहुत कुछ राज्यों में ही है, इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना तो ऐसा नहीं है कि पूरे राष्ट्रीय फलक पर ऐसा वो कर पाएगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, ये जरूर समझना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है इसके संदर्भ में कि गुजरात के संदर्भ में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक वोट मिलते हुए दिखाई दिए हैं। एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो कल कहानी साफ होगी। क्या कांग्रेस के लिए वाकई मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अपना चेहरा बचाने की चुनौती आन पड़ी है? अभी तो केवल सत्ता में आने की चुनौती थी, पर विपक्ष के तौर पर भी कांग्रेस को गंभीरता से लिया जाए, इसके संदर्भ में संकट आन खड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? देखिए, एग्जिट पोल के आधार पर तो इतना बड़ा निष्कर्ष गुजरात के संदर्भ में मैं कम से कम नहीं निकालने वाला हूं, इसलिए कि एग्जिट पोल पर मुझे कतई भरोसा नहीं है और उसको मैं एग्जिट पोल या उससे पहले के सारे पूर्व जो चुनाव के जो प्री पोल सर्वे होते हैं उन सबको मैं एक इलेक्शन कैंपेन के तौर पर देखता हूं। किसी खास के लिए कैंपेन पूरे सर्वे को उठा के देखें तो इलेक्शन कैंपेन है, तो मैं उस आधार पर नहीं बोलता। लेकिन कल के चुनाव परिणाम ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी किस हद तक, कितनी दूर तक
गुजरात में कैसा परफॉर्म कर रही, क्योंकि आम आदमी के परफॉर्मेंस से ही गुजरात का जो भविष्य है वो डिपेंड कर रहा है कल की किसकी सरकार बनेगी और किस तरह से बनेगी। तो आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। अगर आम आदमी पार्टी ने त्रिशंकु सदन जैसी स्थिति पैदा कर दी या कांग्रेस के पैरेलल में छोटी या बड़ी होकर के खड़ी हो गई, तो निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए एक और स्टेट में ही नहीं बाकी स्टेट में भी ऐसी ही चुनौतियां आने वाले समय में पैदा होंगी। एक सवाल आपसे और है, अमनदीप जी ने अपनी पार्टी की पराजय को लेकर अपनी नीतियों को कम और मीडिया में प्रचार प्रसार को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया। अमनदीप जी इस नतीजे के साथ में कि मीडिया कांग्रेस के काम को ठीक तरीके से दिखाता नहीं, हम अपनी बात ठीक तरीके से इसलिए पहुंचा नहीं पाते क्योंकि मीडिया सहयोग नहीं करता। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं वाकई कांग्रेस की पराजय मीडिया का नतीजा है, उसकी अपनी नीति, उसके अपने कार्यक्रम, उसके अपने कार्यकर्ताओं के तौर तरीके इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जो कुछ भी है यह प्रचार प्रसार का खेल है और प्रचार प्रसार के खेल में भाजपा और आपके मुकाबले कांग्रेस कमतर पड़ती है। हिमांशु जी, मैं ये मानता हूं कि एक राजनीतिक दल और नेता जो होते हैं उनसे बड़ा मीडिया कर्मी कोई नहीं होता। किसी भी घटना की सबसे पहली खबर अगर किसी के पास होती है तो उस इलाके के नेता की होती है या बड़े नेता जिनकी पकड़ होती है। आप तो जानते हैं जैसे दिग्विजय सिंह जी को पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्योंकि वो पुराने और दिग्गज नेता है। पत्रकार से पहले पता चल जाता है, पत्रकार को उनके माध्यम से पता चलता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब अमनदीप जी कहते हैं मीडिया को दोष देते हैं तो मैं अमनदीप जी का कसूर नहीं मानता हूं, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया को दोष देने लगते हैं तो ये बात मुझे पचती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को तो पैरेलल मीडिया देश में खड़ी कर देनी चाहिए अपनी राजनीति के माध्यम से। वो मीडिया पर क्यों डिपेंड करेंगे, मीडिया उन पर डिपेंड करेगा। नेतृत्व इसको बोलते हैं। अगर नेतृत्व ही कहे कि मीडिया के कारण हम हार रहे हैं तो अमनदीप जी क्या कहेंगे? वो तो वही कहेंगे जो नेतृत्व कह रहा है। जी, बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रेम कुमार जी का। अमनदीप जी के लिए विचार का विषय होना चाहिए। बहरहाल हम इस चर्चा को अंतिम मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं और नीतीश चौरसिया जी से ये जानना चाहते हैं अब आगे क्या। लोकसभा के संदर्भ में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज किया था 2019 के चुनाव में। स्थानीय निकाय और विधानसभा के संदर्भ में आप जनता का भरोसा पाने में कामयाब रहे। देश के संदर्भ में आम आदमी पार्टी को देश का दिल किसी लायक समझे, इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, जनता का फैसला सर्वमान्य होता है, चाहे वो 2020 में उसने खारिज करा, चाहे 2017 में हमें सेकंड विपक्ष में लाके छोड़ा या 22 में हमें पूर्ण बहुमत थी, 62 की सरकार थी, तो उसके तो हर एक फैसले हमें गर्व रहता है। दूसरी बात, हमने शुरू से मुद्दे की राजनीति करी है। हमारी राजनीति का पहचान है सिर्फ मुद्दे की। हमने कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात की, हमने साफ सफाई की बात करी, हमने दिल्ली से लिंटर माफिया जो भ्रष्टाचार का मुख्य गढ़ है दिल्ली के एमसीडी, जिसका नाम था मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, उसको हम बदल के मोस्ट कॉमन पीपल के लिए जो एक्चुअल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए उसको हम करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे के जो काम है जो हमें सच में जनता को चाहिए वो मुद्दे पे काम करेंगे। वो डर लोगों के दिमाग से खत्म करेंगे जो भाजपाइयों ने बना रखा था। नीतीश चौरसिया ने हमें देश के संदर्भ में कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि अब दिल्ली नगर निगम हमारे कब्जे में आया है, हम उसे बेहतर काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन आखिरी टिप्पणी चाहिए मुझे ऋचा वशिष्ठ जी से। ऋचा जी, चुनाव आपने लड़ा था केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर, केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था भाजपा के भ्रष्टाचार पर। नतीजा क्या बता रहा है? किसका भ्रष्टाचार जनता को ज्यादा दिखाई दिया? देखिए, नतीजा तो दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अगर दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि राष्ट्र की पार्टी कौन सी है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी को जान चुकी है दिल्ली की जनता। हमें इतना पता है कि हमने अच्छे
मार्जिन भी लिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की है दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल जी से मैं यही कहना चाहूंगी, आप अपना दिल्ली संभाल लीजिए। आगे ऐसा ना हो कि ये विधानसभा भी इनके हाथों से चला जाए, अगला दिल्ली। तो अपनी विधानसभा, अपनी दिल्ली संभाले। हौसला हो तो ऋचा वशिष्ठ जी जैसा हो। 181 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पर सिमटी है। इसके बावजूद भी ऋचा वशिष्ठ जी अपनी पार्टी के लिए लोहा पूरी मजबूती से कार्यक्रम में ले रही है और अरविंद केजरीवाल को बता रही है कि संभल के रहो, कहीं पूरी दिल्ली तुम्हारे से न छिन जाए। वाकई अरविंद केजरीवाल को डरना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लोकसभा के संदर्भ में ये कोई आहट तो नहीं है। लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ था आम आदमी पार्टी का, पर दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में 15 साल से काबिज रही भारतीय जनता पार्टी अब विपक्षी दल के तौर पर बैठेगी। आम आदमी पार्टी की यह सफलता अपने आप में चौंकाने वाली है और भविष्य को लेकर संभावनाएं जताने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए है। एक राजनीतिक दल के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या भूमिका रहेगी, ये सवाल हर चुनाव के साथ खड़े हो रहे हैं। ये सवाल कल भी खड़े होंगे जब हम हिमाचल और गुजरात के संदर्भ में मतदाताओं के नतीजों को आपके बीच लेकर आएंगे। देखें इन चुनावों के परिणाम के साथ ये तीन प्रमुख राजनीतिक दल आने वाले समय में किस रणनीति के साथ जनता के बीच में जाते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय है अब आज की शेर का। हमारा आज का शेर इन नतीजों को लेकर कुछ इस तरीके से शायर के मनोभावों को व्यक्त करता है कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की इन दलीलों को तरीके से व्यक्त किया है। भाजपा विचार करे, निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम चुनाव में यह पराजय भाजपा के लिए विचार का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए तो संपूर्ण रूप से आत्ममंथन का विषय है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उसे भी इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो जनता एक तरफा आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होती है, वो नगरीय निकाय के संदर्भ में उतनी मजबूती के साथ, उतनी दमदारी के साथ क्यों नहीं साथ खड़ी हुई। देखें ये राजनीतिक दल इस पर विचार करते भी हैं या नहीं करते हैं। और बहरहाल अब आपसे इजाजत लेते हैं और कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। हालांकि वो विषय कोई नया नहीं, कल के चुनावों के परिणामों पर केंद्रित रहेगा। चर्चा के अंतर्गत तो जुड़िएगा कल भी मेरे साथ रात 8 बजे। पर अब इजाजत।